सूर्यकांत शर्मा। आज स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 57 क्राइम अगेंस्ट वुमेन पैसेंजर, महिला यात्रियों के संबंध में जो अपराध ट्रेनों में घटित हो रहे थे, इस संबंध में डीजी महोदय द्वारा उचित दिशा निर्देश जारी करते हुए इस स्टैंडिंग ऑर्डर को लिखा था। और ये एक उन्होंने बताया था कि उनके थोड़ा डीजी महोदय के संज्ञान में आया था कि कुछ ट्रेनों में रेलवे पे जो महिला यात्री है उनके साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं अधिक सामने आ रही थी। और इवन एक जगह तो मिर्ची पाउडर आदि का प्रयोग करके भी महिला यात्रियों को परेशान किया गया था, जिस संबंध में जीआरपी द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। परंतु चूंकि एक रेलवे यात्री महिला यात्री होते हुए कि रेलवे की रेपुटेशन को एक धक्का लगा है, जिस कारण से धक्का लगा था, जिससे ऐसा लगता था कि भाई आरपीएफ में कोई सेफ नहीं है, मतलब सॉरी रेलवे में कोई भी वुमेन्स की कोई सेफ्टी नहीं है। इससे आरपीएफ की छवि पे भी असर पड़ता है, क्योंकि आरपीएफ को भी रेलवे परिसर में असामाजिक तत्वों को भगाने या महिला यात्री सुरक्षा को करने संबंधी हमारे लक्ष्य उद्देश्य बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आरपीएफ उसमें भी फेल हो रही थी, जिस बाबत डीजी महोदय द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया। उसमें जैसे कि हमें रेलवे एक्ट की धारा 162 महिलाओं के संबंध में जो कोई इनकी जगह प्रवेश करता है उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है। सेकेंडरी कोई न्यूसेंस अगर रेल परिसर में करते हैं तो उस पर 145 रेलवे एक्ट के तहत हमें अधिकार प्राप्त है कि हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। एवं हमारे लक्ष्य उद्देश्य स्टैंडिंग ऑर्डर में भी क्लियर लिखा है कि हमें यात्री व यात्री सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे, असामाजिक तत्वों को दूर रखेंगे। इस कारण से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल हो जाता है कि हम रेल की छवि को सुधारें तथा महिला यात्री एवं अन्य यात्रियों को भी एक अच्छे से एक फ्रेंडली व्यवहार से, मतलब एक उनके फियरलेस रूप से वो ट्रेनों में यात्रा कर सके, एक ऐसा माहौल पैदा करना था। क्योंकि जेंडर सेंसिटाइजेशन मतलब महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के कारण हमारी और भी अधिक ड्यूटी बन जाती है। इस कारण से डीएससी व डीजी महोदय द्वारा कॉमर्शियल स्टाफ तथा जीआरपी के साथ में संयुक्त एस्कॉर्टिंग संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिससे महिला कोचों में अननेसेसरी यात्रा कर रहे यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके तथा अन्य जो स्टेशन या रेल परिसर में या गाड़ियों में कोई असामाजिक तत्व हैं तो उनके विरुद्ध भी टिकट आदि न होने के कारण यथासंभव कार्रवाई की जा सके। एवं यदि कोई इस आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मिलता भी है तो उसके विरुद्ध जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से एज पर लॉ अपनी कार्रवाई कर सके ताकि वे वहां से दूर रहें। इसमें एक वेनरेबल पॉइंट्स जहां जहां सेंसिटिव पॉइंट्स थे महिला सुरक्षा के प्रति, उन पॉइंटों पर अधिक ध्यान देने संबंधी बल दिया गया है कि कहां पे महिलाओं के संबंध में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, वहां पे अधिकतर स्टाफ की एस्कॉर्टिंग लगाई जाए, पिकेटिंग लगाई जाए तथा एक रैंडमली भी चेक किया जाए ताकि ऐसे सामाजिक तत्व में खौफ व्याप्त हो और महिलाओं को उचित सुरक्षा प्राप्त हो। इसके संबंध में डीजी महोदय द्वारा 5 दिन का एक कैप्सूल कोर्स का भी आयोजन किया गया था, जिसमें स्टाफ को यही महिला से इसके सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु तथा अपनी ड्यूटी कर्तव्य हेतु समझाया गया था। तो इसी में जो महिला यात्रियों के प्रति होने हुए अपराधों को रोकने के हेतु इस स्टैंडिंग ऑर्डर को बनाया गया था। अभी मैं आईवीजी के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। इंटरनल विजिलेंस ग्रुप फॉर आरपीएफ, जो आरपीएफ या आरपीएफ कर्मियों के नजर रखने के लिए ग्रुप का इस्टेब्लिश करने हेतु डीजी महोदय के द्वारा एक आदेश दिया गया था। तो इस संबंध में कि डीजी महोदय द्वारा बताया गया था कि कुछ ऐसी सूचनाएं उनके पास सूचनाएं ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जिसमें रेलवे का आरपीएफ एक भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई थी तथा उनको एक ईमानदारी और सत्यनिष्ठ से काम नहीं करने के कारण एक रेलवे में आरपीएफ की छवि धूमिल होती जा रही थी। तो उनके द्वारा इमीडिएट इफेक्ट से जब यह एक आईवीजी ग्रुप बनाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें उन्होंने बताया कि चूंकि एक लगभग 60 से 70 हजार आरपीएफ कर्मियों के ऊपर कुछ एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उस पर नजर रख सके तथा उनको एक भय उनके अंदर होना चाहिए कि कोई आप पे नजर रखे तथा वे करप्शन, एक्सटोर्शन आदि किसी भी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त न हो और एक उच्च सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ नौकरी कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आईवीजी की स्थापना की गई थी। क्योंकि आईवीजी जो मैन है वो सीधे डीजी महोदय के अंडर में रहेगी और वही उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो डीजी महोदय ने अपने अधीन की गई है मेन रूप से। बाकी जोनल लेवल पे भी आईवीजी गठित रहती है।
अब इसमें जो आईबीजी के जो ऑब्जेक्ट्स थे, क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, क्या इनके लिए क्यों बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए एक तो फर्स्टली कि ऐसे सुझाव सुझाएंगे जिससे आरपीएफ में ऐसा सुधार हो कि वो भ्रष्टाचार ही न कर पाए। ये भी उनका एक मेन काम है, उद्देश्य है। सेकेंडरी कि ऐसे एक सुझाव दें जो फोर्स में जो सुपरविजन जो ऑफिसर्स हैं उसको इस तरीके की गाइडलाइन जारी करेगी ताकि वो अपने आरपीएफ को करप्शन में लिप्त न होने दे, उनपे ऐसा सुपरविजन कर सके, वो करप्शन रोक दे, उनके द्वारा कोई करप्शन न किया जाए। थर्ड ये था कि अगर कोई करप्शन हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद यदि उसकी जांच है, उसकी पूर्ण रूप से शिकायत की पूर्ण रूप से जांच करेंगे, जांच करने के बाद उसके विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया, पनिशमेंट तक उसको परस्यू भी करना, यह आईबीजी का उद्देश्य है, ताकि कोई उसका फायदा उठाकर पनिशमेंट से बच ना सके, क्योंकि इससे एक उसके अंदर भय व्याप्त होना अत्यंत आवश्यक है। अगर भय नहीं होगा तो फिर वह नहीं डरेगा। फोर्थ है कि रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं उनके बीच में जागरूकता कैसे फैलाई जाए कि ऐसे ऐसे कि इन प्रैक्टिस से आरपीएफ करप्शन कर सकती है, तो आप इनका ऐसे योग न करें, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए कि अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगस्ट द पैसेंजरों के बीच में वो फैलाना भी इसका मेन उद्देश्य था। जो इसका सेटअप रहेगा, कैसे सेटअप रहेगा वो बनेगा, तो इसमें जो बहुत सी शिकायतें बोर्ड और जोन लेवल पर प्राप्त होती थी उसमें आरपीएफ के क्रिमिनल हरासमेंट ऑफ पैसेंजर्स, मिसबिहेव ऑफ पैसेंजर, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी आरपीएफ, जिनकी जांच जो जोनल लेवल पर बोर्ड लेवल पर की जाती है। फर्स्टली तो जो कंसर्न सीएससी जोन के होते हैं उनका मूल उद्देश्य होना चाहिए, उनका ही मेन कर्तव्य है कि जो उनके जोन के अधीन कोई भी आरपीएफ कर्मी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको उन्मूलन करके, मतलब उसको खत्म करना उनकी प्राइमरी ड्यूटी है। फिर भी अगर ज्यादा सीरियस मैटर होता है तो उसमें रेलवे बोर्ड की विजिलेंस, जोनल विजिलेंस, उनकी रेलवे बोर्ड की विजिलेंस से भी जांच करा सकते हैं, या फिर ऐसे मामले जिनमें डीजी मुद्दे को लगे कि इनकी जांच सीरियस नेचर की है, वो बोर्ड लेवल की विजिलेंस से करानी है तो ये करा सकते हैं। और अपने कुल 70,000 लगभग रेल कर्मियों पर एक नजर रख सके तथा उनपे एक मानसिक रूप से प्रेशर रहे कि उनको कोई वॉच कर रहा है। इसी आधार पर डीजी महोदय ने तुरंत आईबीजी का फंक्शन शुरू किया गया था और इसमें आदेश देखिए जोनल रेलवे में जो सीएससी हैं उनके अधीन होगा और उनके डीएससी अगर नहीं है तो एएससी उनका इंचार्ज होगा, और उसमें 2 इंस्पेक्टर की पोस्ट में जो बहुत ही अच्छे काबिल और जानकार होंगे, ताकि वह उसमें पूर्ण रूप से अपना कार्य कर सके। और उन जो 2 इंस्पेक्टर उसमें डेप्यूट होंगे उनका बोर्ड विजिलेंस से क्लियरेंस भी लेना अनिवार्य होगा, विजिलेंस क्लियरेंस अनिवार्य होगा, ताकि उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड का पता चल सके। सेकेंडरी की एक आईबीजी को जो मॉनिटर करने वाली स्पेशल सेल डीजीआरपीएफ के अधीन बनेगी, जिसका जो इंचार्ज होगा डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर होगा, और आईबीजी से समन्वय हेतु वह जोनल के आईबीजी से समन्वय करेंगे, और जो उनके कंक्लूजन या परिणाम आते हैं उनको डीजी मुद्दे को उनके संबंध में अवगत कराएंगे। और जो आईबीजी में स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी वो आरपीएफ से ही पूरी की जाएगी, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया वही होगा, विजिलेंस क्लियरेंस लेना होगा, और इस ईमानदार और सत्यनिष्ठ छवि के स्टाफ हों जो पूर्ण समर्पणता के साथ में बिना किसी करप्शन के कार्य कर सकें। जो इसका फंक्शन है, कैसे फंक्शनिंग होगी इसकी, कैसे कार्य होगा, इसमें ये कि जो भी शिकायत आईबीजी को मिले, चाहे वह करप्शन की हो या उसके अलावा मिसबिहेव पैसेंजर्स हो या नेग्लिजेंस हो या सामाजिक तत्वों से आरपीएफ की साठगांठ हो, आरपीएफ या आरपीएफ की साठगांठ से कोई काम हो रहा हो, या पैसे छीनना या किसी के साथ दुर्व्यवहार आदि जो भी कोई जांच हो, तो उसको उस संबंध में उनकी जांच वह आईबीजी करेगी तथा उन शिकायतों को आकलन करेगी कि यह किस स्कोप पे हो रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पे इनके द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उस संबंध में एनालिसिस करेगी। फिर स्टाफ जो जहां से ये कंप्लेंट आ रहे हैं उन स्टाफ के ऊपर एक सुपरविजन करेगी, सेट रैंडमली चेक, सरप्राइज करना, ताकि एक स्टाफ में एक भय व्याप्त रहे कि उनको गलत नहीं करना है, और उनको आईबीजी संबंध में चेकिंग करके उनको पता भी चल जाएगी क्या कंप्लेंट जो इधर से ऐसी आ रही है वो सच है या नहीं है। फिर ऐसे स्टाफों का भी पता, गैंग का पता लगाएगी आईबीजी जो आरपीएफ या आरपीएफ स्टाफ के साथ मिलकर कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करेगी। और जो भी आरपीएफ या आरपीएफ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उन शिकायतों में शीघ्रता से जांच करेगी, क्योंकि अगर डिले जांच होती है तो स्टाफ को मनोबल बढ़ता है और उसको गलत काम करने के लिए
प्रेरणा ही मिलेगी, जिसको लगेगा कि कोई गलत काम करने से कोई पनिशमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी शीघ्रता से जांच करेंगे। और जिन जिन उन स्टाफ पे लगे आरोपों की, उनके द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने की, भ्रष्टाचार की, नेग्लिजेंसी की आदि, इन सभी की जांच की जाएगी। और उनकी जांच करने के पश्चात उनको ये भी परस्यू किया जाएगा इनको पनिशमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये भी एक आईबीजी का ही काम है। और जहां पर ज्यादा शिकायतें आएंगी वहां पर सुपरवाइजर रेड करेंगे, जिससे कि एक रैंडमली रेड करेंगे, जिससे उनका पता एक्चुअल ग्रेविटी का पता चल सके किस स्तर पर यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद एक प्रोसीजर अडॉप्ट की जाएगी, जो एक प्रोसीजर बताइए डीजी महोदय द्वारा कि कैसे कैसे जांच की जाएगी। फर्स्टली है कि जब भी कोई शिकायत डीजी ऑफिस में प्राप्त होगी तो ज्वाइंट डायरेक्टर जो होंगे वो डीजी महोदय से जांच हेतु रिमार्क लेंगे, क्योंकि डीजी जैसे डीजी ऑफिस में आएगी तो ज्वाइंट डायरेक्टर वहां पे इंचार्ज होते हैं आईबीजी के, तो डीजी महोदय से रिमार्क प्राप्त करेंगे उसकी जांच के लिए, फिर उसकी जांच करेंगे। और जब सीएससी कार्यालय में कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो इंटरनल जो आईबीजी इंचार्ज डीएससीआईजी जो निश्चित करेंगे वह सीएससी महोदय से इस संबंध में आदेश प्राप्त करेंगे और यह देखेंगे कि इस कंप्लेंट की क्या ग्रेविटी है, क्या वो आदेश लेने की आवश्यकता है या जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी हिसाब से कंसर्न जो सीएससी है वो उस मैटर को जांच है तो आईबीजी को फॉरवर्ड करेंगे, अगर वो आवश्यक समझते हैं कि आईबीजी लायक है। ये भी एक में आईबीजी जो है वो नॉर्मल कंप्लेंट्स है या छोटी ऐसी कंप्लेंट है उनकी जांच नहीं करेगी, उनके लिए उसको मना किया गया है, तथा वह हैवी जांच ही करेगी, या फिर जिनको डीजी या सीएससी सीरियस नेचर के समझते हैं आदेश देते हैं उन्हीं जांचों को आईबीजी करेगी। यदि इसमें कोई जांच सूचना एमपी एमएलए के माध्यम से प्राप्त हो तो उनको एक्नॉलेजमेंट भी देना है कि उनको हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है, इस पर हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस भी उनको बताते रहना है, यह भी ध्यान रखना होगा। और शिकायतों की बाबत में एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसमें एक रिसीव नंबर लिखा जाएगा और जो एसीडीएससी मुद्दा उसको प्रतिमाह चेक भी करेंगे। इसी संबंध में कुछ ऐसे भी थे कि जो कि किसी जियोज के विरुद्ध कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी जांच आईबीजी डीजी मुद्दे से अप्रूवल लेकर ही करेगी। ये इसमें एक अच्छा पॉइंट दिया गया है कि जियोज की जो कंप्लेंट होगी आईबीजी वो डीजी मुद्दे के अप्रूवल से ही उसकी जांच करेगी। फिर भी अगर वह ऐसा समझती है कि वो जांच का ऐसा नेचर नहीं है, केवल एक सूचना संबंधी है, तो वह खुद का बीच संबंध में देश जांच कर सकती है, परंतु इसकी सूचना डीजी मुद्दे को भेजी जाएगी। अच्छा, जो सभी शिकायतें होंगी जिनकी जांच आईबीजी करेगी वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहलाएगी, पी उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाएगा। और जांच से पहले जो ईओ होगा वो आरोपों का विश्लेषण करेगा कि किसी बिंदु पर किस बिंदु पर जांच की आवश्यकता है, और उसी के आधार पर अगर वह पेंडेंसी है तो हर 15 दिन के अंदर में इंक्वायरी पेंडेंसी की रिपोर्ट भी उच्च अधिकारी को अपने प्रेषित करेगा कि किस किस वजह से क्यों पेंडेंसी है। और वह अपनी मतलब फोर्टनाइटली पाक्षिक डायरी 15वें दिन भी डायरी अपने अधिकारियों को प्रेषित करेंगे, उनके द्वारा क्या क्या काम किया, क्या सूचनाएं इकट्ठी की गई, ये सब भी इसमें जरूरी है। ऑफिशियली प्राइमरी इंक्वायरी का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 मंथ दिया गया है। अगर उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो उनको एक लिखित रूप से आवेदन करना होगा, तो कंसर्न सीएससी जो है वो उसको डेट को बढ़ा सकते हैं और उसमें जांच हेतु अन्य आदेश जारी कर सकते हैं। यदि जांच के दौरान कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह जांच के पश्चात ये केस क्रिमिनल केस प्रतीत हो रहा है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता है, तो जो जांच अधिकारी होगा वो कंसर्न सीएससी को एक ब्रीफ लिखते हुए कंक्लूजन पेश करेगा, और उसमें जब सीएससी महोदय इस चीज को देख लेंगे कि हाँ इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज है और उस जांच की आवश्यकता है, तो वह उसके विरुद्ध केस दर्ज कर जांच करने संबंधी आदेश पारित कर सकते हैं। सीएससी कार्यालय में भी इस संबंध में कुछ इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं जिनमें पूरा विवरण रहेगा कि इस अधिकारी के पास कौन सी जांच है, इसने कब पेश की, वो सब मेंटेन करने चाहिए, यही चीज है। और लास्टली ये है कि सभी जोनल के जो आईबीज हैं वो स्टेटमेंट ज्वाइंट डायरेक्टर को अपना प्रोग्रेस जो जांच किया उनकी देगी। 15वें दिन जो लेट है, डिले है, उस संबंध में सब समन्वय होगा वहाँ पे बोर्ड लेवल पे, और डीजी महोदय भी जो जांच की है और उनकी एक रिपोर्ट एमआर को उनके पर्सुअल के लिए भेजेंगे। यही एक आईबीजी की पूरी कार्य प्रणाली है जो आरपीएफ के ऊपर नजर रखने के लिए डीजी महोदय द्वारा इस स्टैंडर्ड के तहत बनाई गई है। जय